प्यारे दिल्ली वासियों, आदरणीय सम्मान के योग्य मेरे रोनी कोट बार एसोसिएशन के समस्त कानूनी अधिवक्ताओं, आपको शत शत नमन। आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे। हमारे सामने एक बहुत ही एक चीटिंग का और इस तरीके का एक अजीब सा केस आया, जिसके अंदर हमारी जानकारी में आया कि एक पॉलिटिकल बिल्डर माफिया ने, इसके हमेशा हर टाइम 15-20 मकान बनते हैं और गैर कानूनी तरीके से ये सारे मकान बनाता है। सारे जितने इस देश के अंदर नियम है मकान बनाने के, उन सब नियमों को तोड़ के ये आदमी बिल्डर मकान बनाता है, क्योंकि ये इसके ऊपर किसी पॉलिटिकल लीडर का हाथ है। मैं उस राजनीतिक पार्टी का जिक्र नहीं करूंगा। और इस आदमी का ये भी बात सामने आई कि इस आदमी ने 2005 के अंदर एक व्यक्ति को 106 गज की प्रॉपर्टी दी, जो कि पढ़ा लिखा नहीं था, जिसने अंगूठा लगा के रजिस्ट्री, पक्की रजिस्ट्री कोर्ट के द्वारा कराई गई। उसको कुछ जानकारी नहीं कि कंस्ट्रक्शन क्या होती है, साइज क्या होता है। उसने अपनी जिंदगी भर की पूंजी उस बिल्डर को दे दी और उससे वो प्रॉपर्टी खरीद ली। खरीदने के बाद जो बिल्डर था, उसके दिमाग से उसी टाइम में हेरा फेरी थी। पहली चीज की वो प्लॉट जो है एक अनडिवाइडेड प्लॉट था और उसका लेंटर पिलर कॉमन था। उसने उसका एक पोर्शन 26 साढ़े 26 फुट का पार्टी को बना के बेच दिया और उसके दिमाग में उसी टाइम चीटिंग थी और बेईमानी थी, और उसने जानबूझ के वो उसको पार्टी को फंसाया और वो प्रॉपर्टी बेच दी और उससे पैसे ले लिए। जो गवर्नमेंट का नियम था, उसने सर्कुलेट को पैसे दे दिया, रजिस्टर से कॉपी क्लियर होकर आ गई। और क्या करा कि उसके बाद सन 2019 में साथ ही बड़ा ही अजीब विषय हुआ कि उस बिल्डर ने जो दूसरा पोर्शन था उस प्लॉट का, जिसमें नीचे एक दुकान बनी हुई थी, उस प्रॉपर्टी के अंदर उसने जबरदस्ती उस बिल्डिंग से कुछ सेटलमेंट करके वो बिल्डिंग तोड़नी शुरू कर दी। पड़ोसी ने ऐतराज जताया, क्योंकि बिल्डिंग कॉमन, अब आपके सामने है कि अगर बिल्डिंग के लेंटर पिलर कॉमन है फर्स्ट, तो अगर वो बिल्डिंग बनेगी तो उस बिल्डिंग पे इफेक्ट आएगा, उसमें क्रैक आएंगे और वो बिल्डिंग कमजोर हो जाएगी और उसका गिरने का खतरा रहेगा। लेकिन इस बिल्डर को कोई खौफ पुलिस का नहीं, एमसीडी का खौफ नहीं, किसी डिपार्टमेंट का खौफ नहीं, ना कोर्ट का खौफ। इस व्यक्ति ने बिल्डिंग तोड़नी शुरू कर दी और उस बरागल वाले मकान को उसकी महिलाओं को परेशान करने के लिए, जब उसका पति और उसके जेंट्स के आदमी घर पे काम पे चले गए, तो उसके घर का अंदर का दीवार जो है कई फुट की तोड़ दी और इस तरह से उस महिला को इतना प्रताड़ित कर दिया और धमकी दी इतनी कि उसको मजबूरी में 100 नंबर की कॉल करनी पड़ी। और पुलिस का नजरिया जो हमेशा से ये होता है, अभी उसके बारे में ज्यादा कहना नहीं मैं कुछ चाहूंगा, पुलिस ने वही किया जो हमेशा से करते हैं, आए और विक्टिम को धमका दिया और कोई पुलिस का एक्शन नहीं लिया। ना पीसीआर से वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाई, ना पीसीआर कॉल रजिस्टर कराया, कुछ भी सबूत इकट्ठे नहीं किए और उसके ऊपर दबाव डाल दिया। और उसके बाद वो बेचारे दब गए और वो महिला और उसका परिवार डर में, एक तो उस बिल्डर के, पॉलिटिकल बिल्डर के डर में और दूसरा पुलिस के डर में, वो अपने घर के अंदर बैठ गए। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा कई महीनों तक। उसके बाद उस बिल्डर ने फिर अपनी दादागिरी दिखाई और तरह तरह की धमकियां दी और उसने जो है मकान को बनाना शुरू कर दिया। संबंधित विभाग ने कई तरह के अड़ोसी पड़ोसियों को जिसको भी बोला, लेकिन उसके पॉलिटिकल लैंड माफिया के डर से कोई आदमी सामने नहीं आया, ना पुलिस भी सामने आई। इतना दिल्ली पुलिस के ऊपर ये सवाल उठता है कि दिल्ली पुलिस आज इतनी कमजोर है कि पॉलिटिकल लैंड माफिया के खिलाफ एक आईपीसी 283 का सेक्शन वो नहीं कर सकती। आज इस दिल्ली पुलिस के ऊपर इतना मतलब 287 का केस दर्ज नहीं कर सकते, कुछ नहीं पुलिस कर सकती, क्रिमिनल ट्रीपास का केस दर्ज नहीं कर सकती। आज हर आदमी पहले कंप्लेंट थाने में लगाएगा, फिर कंप्लेंट आरटीआई लगाएगा, फिर डीसीपी को करेगा, फिर कमिश्नर को करेगा, गृह मंत्रालय करेगा, प्रधानमंत्री कार्यालय को करेगा। उसके बाद जांचें चलेगी उसी पुलिस की खिलाफ, उसी पुलिस थाने में चलेगी, उसी की विजिलेंस यूनिट में चलेगी। उसके बाद बंदा कोर्ट में जाएगा, वहां 4-5 साल 156 दिन की प्रोसीडिंग चलेगी और इन सबके अंदर वो बंदा बिल्डर जो है उस मकान को बना के बेच के भाग जाएगा, फिर किसी और फैमिली को फंसा देगा। और इस देश के अंदर मैं समझता हूं कि आज देश में हो क्या रहा है, कानून की आड़ में ये जो लोग पॉलिटिकल लैंड माफिया हैं, ये हर एक क्षेत्र में फलते फूलते जा रहे हैं। पता नहीं इनके ऊपर किसकी शय है, किसका हाथ है। और नागरिक जो है इनसे, जिसको कानून का नहीं पता, वो आज इनके सामने बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ है जैसे अंग्रेजों के जमाने में होता था। अंग्रेजों के सामने जैसे इंडियंस का शोषण हुआ करता था, मजदूरों का शोषण हुआ करता था, ठीक आज तरीके से दिल्ली के सिटीजन्स का, महिला सिटीजन का शोषण हो रहा है। कोई बोलने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, जितनी मर्जी कंप्लेंट आरटीआई लगाते रहो। ज्यादा कंप्लेंट आरटीआई लगाने पे आजकल और लोगों को बहाना मिल गया, पॉलिटिकल लैंड माफिया अपना ग्रुप बना लेते हैं, उनसे एक अच्छी इनकम सरकारी एजेंसी के लोगों को होती है, कुछ स्तर तक के भी, और उनके कॉन्टेक्ट होते हैं और वो लोग जो है अपने इसको दबा लेते हैं। अब साथ ही से बताया हूँ मैं आपको कि क्राइम क्या हुआ।
पहले तो उसने दीवार तोड़ी, क्रिमिनल ट्रीपास का केस बनता था, वो पुलिस ने दर्ज नहीं किया। उसके बाद 420 का मुकदमा बनता था, बाद में वो बंदा 2020 में 15 साल के बाद वो बिल्डर ये कहता है कि 26 साल पहले जब मैंने तुमको ये जगह बेची थी 106 गज जगह बेची थी, जबकि ये जगह 108 गज है। तो अब उससे ये पूछने वाला है कि 15 साल तक उसने कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया और 2 गज के पैसे क्यों नहीं लिए, जबकि वो पार्टी ये कहते हैं कि हमने इसको पूरा पैसा दिया, सब कुछ दिया। इसका कोई भी जो जवाब है, इसका कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं जो ये बात कह रहा है। इधर इवन उन्होंने जब उस पार्टी ने उस काम को रोकने के लिए माननीय कोर्ट के अंदर गुहार लगाई, तो कोर्ट ने, संबंधित कोर्ट ने उसको काम के ऊपर स्टे कर दिया, जिसके लिए उसने कोर्ट का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आज इस देश के नागरिक की एक अंतिम उम्मीद आधार एक कोर्ट ही है, और उन कानूनी अधिवक्ता को भी चरणों के अंदर नमन करते हैं, जिसने बहुत ही जल्दी प्रयास किया कि कोर्ट के अंदर वो आ गया उस परिवार के और महिला विक्टिम के अधिकारों के लिए। उसके बाद में साथियों आपके सामने चर्चा करूंगा, उस व्यक्ति ने कोर्ट के अंदर एक झूठा एफिडेविट के साथ दे दिया कि जी मैंने जो जगह बेची थी उसके अंदर गैलरी थी, जबकि वो कभी थी नहीं। उसके संबंधित समक्ष सारे सबूत दे दिए, जिसके संबंधित अब 340 सीआरपीसी की जल्दी पार्टी जो है हमारे से आज वो मिले 20/9/2020 को, और संबंधित आज रजिस्ट्रेशन करने के बाद 340 सीआरपीसी का केस जल्दी फाइल किया जाएगा उनके खिलाफ संबंधित न्यायालय के अंदर। कोर्ट के अंदर एफिडेविट के साथ उस व्यक्ति ने, बिल्डर ने, पॉलिटिकल लैंड में झूठी कंप्लेंट करी, क्रिमिनल ट्रीपास किया, 420 करी कि 15 साल पहले उसको प्रॉपर्टी एक चीटिंग करने के इरादे से भेजी जानबूझ के, और 2 गज के पैसे कम लिए ताकि भविष्य में इसी पार्टी को बेवकूफ बना के इससे जो है पक्के में, जबकि पता नहीं कितने पैसे कैसे क्या हुआ, क्योंकि पैसा देने वाला तो ऊपर चला गया। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब उस बात को आज 15 साल के बाद व्यक्ति उठा रहा है। उसके बीच में ना उसने कोई कोर्ट में लिटिगेशन फाइल करी, ना कोई कंप्लेंट करी, ना कुछ, जो भी पैसे थे सब तय होकर उसको दे दिए गए थे। तो अब ये साथियों आपके साथ आज हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय की बात कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर, और ये केजरीवाल की सरकार बिल्कुल चुप बैठी हुई है, क्योंकि इनको ना तो इन्होंने कोई कोर्ट के अंदर, ना तो कोर्ट स्टाफ, हर कोर्ट में 3 गुना 4 गुना बर्डन है केसों का, लेकिन ना तो ये कोर्ट की स्ट्रेंथ बढ़ाते, ना कोर्ट के बिल्डिंगें नहीं बनाते, ना एडवोकेट के चैम्बर्स बनाते, ना ये कोर्ट स्टाफ की भर्ती करते, ना उनकी बढ़ोतरी करते, ना पीपी साहब सरकारी वकीलों की बढ़ोतरी करते। जानबूझ के कोर्ट को इन्होंने रिसोर्सेज की कमी कर रखी है, और जबकि इनको फ्री के अंदर बिजली, पानी और राशन बांटने होते हैं तो इनके पास पैसा आ जाता है, क्योंकि उससे इनको वोट मिलते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ कोर्ट के अंदर जो बेचारे लोग विक्टिम होते हैं और कोर्ट की जो स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाते, आज कोर्ट के अंदर एक न्यायाधीश को, कोर्ट स्टाफ को 3 गुना ज्यादा काम करना पड़ रहा है। उसका उसकी जिंदगी में इतना प्रभाव पड़ता है कोर्ट की जुडिशियल प्रोसीडिंग पे, लेकिन सालों से आज उनकी कोर्ट की कोई नहीं सुनने वाला। जिस कोर्ट से आज करोड़ों लोगों को इंसाफ मिलता है, जो कोर्ट का स्टाफ करोड़ों लोगों के लिए वहां पे काम करता है, जो अधिवक्ता वहां पे खड़ा हुआ है, जिसके पास धूप के अंदर, गर्मी के अंदर खड़े होने के लिए सर के नीचे, सर के ऊपर एक पंखा नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, एक टेबल कुर्सी नहीं है, एक कानूनी अधिवक्ता के पास, आज वो अधिवक्ता जो लोगों को इंसाफ देता है, उसके लिए केजरीवाल सरकार कोई सुविधाएं उनको देनी नहीं चाहती, किसी तरह की मदद नहीं करना चाहती, और जानबूझ के जुडिशियल प्रोसेशन को, तंत्र को कमजोर कर रखा है। मैं आज इसकी पूरी निंदा करता हूं, और इस परिवार के साथ मेरी सिंपैथी है। हम पूरा प्रयास करेंगे। रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के एक बहुत बड़ा वकीलों का पैनल, मतलब मैं कहूंगा कि अलग अलग पोस्टों के और चुनाव लड़े हुए कई ऐसे अधिकारी हैं और कानूनी अधिवक्ता है, जिनका मन यह है कि न्याय, जस्टिस जो है डिलीवर हो आम आदमी तक, सब्जी की रेडी वाले तक, रिक्शा चलाने वाले तक, हर वर्ग के आदमी को जस्टिस मिले। जिसके लिए उन लोगों ने मुझसे ये वादा किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो बिगर फीस के भी वो केस लड़ेंगे, और मेरे को लगातार गाइडेंस देते रहते हैं, बताते रहते हैं कानून के बारे में। जबकि मैं कानूनी अधिवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं आज उनके विचारों की वजह से, उनके निर्देशों की वजह से, उन जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं आज वो, उसकी वजह से आज मैं इस दिशा में पहुंच गया हूं कि मेरे साथ जो जुड़े हुए हजारों लोग हैं, कई उनके मन में एक दीपक का जीप, एक जस्टिस के प्रति जो है वो आज मजबूत हुआ है। और मैं इस मापदंड के माध्यम से आज पुनः प्रार्थना करूंगा केजरीवाल सरकार जी से भी और सत्येंद्र जैन जी से कि वो अपनी सरकार के, आज उनका पूरा बहुमत है, प्रयास करें कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का, वकीलों के अधिकारों का, उनको उनके इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का। और हमारे आदरणीय दिल्ली बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं श्री रमेश गुप्ता जी, 7/9/2020 को वो बने थे, चेयरमैनशिप के लिए इलेक्ट हुए थे। मेरी हाथ जोड़ के उनसे भी विनती है कि वो भी एम्पावरमेंट ऑफ वॉइस ऑफ एडवोकेट्स को मजबूत करें और सरकार के ऊपर दबाव डाले कि वो एक वकील व्यवस्था को उसका अधिकार दे, चैम्बर दे, उसको सुविधाएं दे, जिससे आज अगर एक कानूनी अधिवक्ता की आवाज एम्पावर होती है तो उसके बाद जो है मैं ये समझता हूं कि इंसाफ मांगने वाले जो लाखों करोड़ों लोग रोज कोर्ट न्यायालयों में पहुंचते हैं,
उनको भी इंसाफ मिलने में सुविधा मिलेगी, जल्दी इंसाफ मिलेगा। और अगर कोर्ट के अंदर कोर्ट की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है, पीडब्ल्यूडी के द्वारा वहां बिल्डिंगें बनाई जाती है और उनको कोर्ट स्टाफ को पूरा सफिशिएंट सपोर्ट दी जाती है, स्टाफ दिया जाता है एक न्यायाधीश को, वहां पे पीपीओ की संख्या बढ़ाई जाती है, तो ये मुझे लगता है कि ये न्याय मिलने में एक जल्दी आएगी। और इस परिवार के प्रति हम आगे भी आपको सामने लाते रहेंगे और जल्दी इस परिवार की आवाज उन सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। और पूरे भारत में जितने कानूनी अधिवक्ता है, निवासी हैं, उन सबसे मेरी ये गुजारिश है, इस देश की सभी स्टेट्स के जितने कानून मंत्री हैं उन सबसे भी मेरी गुजारिश है, हमारे देश के सेंट्रल लॉ एंड मिनिस्टर आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी से विचारिश, जो खुद एक एडवोकेट है, जो एक अधिवक्ता का दर्द सबसे ज्यादा समझते हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश है। और इस देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जितने भी दिल्ली कोर्ट के, उन सबसे भी मेरी ये हाथ जोड़ के गुजारिश है। सभी के साथ आदर के साथ मेरी उनसे प्रार्थना है कि इस सब चीजों को समझें और टाइम बाउंड इंक्वायरी हो। और इस तरीके का जो लोग पॉलिटिकल लैंडमार्क पे कोर्ट का दबाव बढ़ना चाहिए, इन लोगों पे नाकाम लगनी चाहिए, जो आए दिन प्रतिदिन हर तरीके से दिल्ली की जनता को लूटते रहे हैं और लूटते रहने का ये क्रम चालू है। जगह जगह सरकारी जमीन कब्जा कर लेते हैं ये लोग और कई सरकारी एजेंसियां इनकी मदद करती हैं और ये नाम लेने की जरूरत नहीं है, उन सरकारी एजेंसियों की सबको पता है कोर्ट में कितने मैटर लंबित है और किस तरीके से ये कोर्ट से निकल जाते हैं लकूनों का फायदा उठा के। आज मैं देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायालय से भी प्रार्थना करूंगा और देश के प्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, जिन्होंने इस देश के अंदर बहुत सारी चीजों को जड़ से खत्म कर दिया, जो इस देश की बीमारियां थी। आज मैं ये चाहूंगा कि वो भी अगर शब्दावली उन तक किसी तरीके से पहुंच सके तो जरूर वो सुने और इन नागरिकों के हित की रक्षा करे। और इस परिवार के बारे में अगर कोई जानकारी चाहे, कोई कानूनी अधिवक्ता या कोई न्यायाधीश या कोई भी जो इसको इंसाफ दिला सके, ये परिवार बहुत डर में और पूरी दहशत के अंदर है, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9211566938। तो मैं इस परिवार का डिस्क्रिप्शन आपको दे सकता हूँ और आपकी ईमेल आईडी भेज सकता हूँ और मैं ये प्रार्थना करूंगा कि जरूर इस परिवार को इंसाफ मिलेगा। ऐसी उम्मीद और आशा के साथ मैं आज शब्दावली को विराम देता हूँ। 20/9/2020 का आज का दिन है और जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।